एक टेलीस्कोप जो खरबों तारों के बीच पृथ्वी जैसे ग्रह खोज सकता है। 492 कांच खंडों से बना इसका विशाल कांच इतना संवेदनशील है कि 13 अरब साल पहले ब्रह्मांड के दूसरे कोने से चले प्रकाश को भी पकड़ सकता है। $1500 टन वजनी और 20 मंजिला ऊंचा यह टेलीस्कोप जब तैयार होगा तो टेलीस्कोप इंजीनियरिंग की एक मिसाल बनेगा। सन 1600 ईस्वी सब यही मानते थे कि ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ग्रह है जहां जीवन है, इसीलिए वह विशेष है। इटली के जियोर्डानो ब्रूनो इस धारणा के विरोधी थे। वे दावा करते थे कि हमारी पृथ्वी अनोखी नहीं है, अंतरिक्ष में और भी पृथ्वियां हैं जिन पर जीवन हो सकता है। शायद आज आप विश्वास ना करें, लेकिन ब्रूनो को इस तरह का दावा करने की सजा दी गई। सजा बतौर उन्हें जिंदा जला दिया गया। कट टू सन 2014। काश कि ब्रूनो ने आज ये बात कही होती। अमेरिका, कनाडा, चीन, जापान और भारत के वैज्ञानिक एक ऐसा टेलीस्कोप बना रहे हैं जिसका काम ही अंतरिक्ष में ऐसी पृथ्वियों को खोजना है जहां जीवन हो सकता है। इस टेलीस्कोप के प्राइमरी कांच का व्यास 30 मीटर होगा। वर्तमान के सबसे बड़े टेलीस्कोप से भी 3 गुना बड़ा। इतना विशाल कि एक फुटबॉल फील्ड में ऐसे सिर्फ 3 कांच ही समा पाएंगे। हम चल रहे हैं ईस्टर्न घाट की सुरम्य पहाड़ियों के बीच एक टेलीस्कोप कॉम्प्लेक्स की ओर। इसे भारतीय तारा भौतिकी संस्थान चलाता है। शहरी चकाचौंध से दूर कवलूर आकाश दर्शन के लिए एक सुरम्य जगह है। यहां स्थापित है भारत का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। इसे भारत के प्रख्यात खगोल विज्ञानी वेणु बप्पू का नाम मिला है। टेलीस्कोप की क्षमता को उसके प्राइमरी कांच या मिरर के व्यास से मापते हैं। शिकारी के जाल की तरह प्राइमरी मिरर प्रकाश को पकड़ने का काम करता है। जितना बड़ा कांच उतना ही अधिक प्रकाश पकड़ा जा सकता है। वेणु बप्पू टेलीस्कोप के प्राइमरी कांच का व्यास 2.3 मीटर या 7.5 फीट है। कभी इस टेलीस्कोप की गिनती एशिया के बड़े टेलीस्कोपों में होती थी। इधर पिछले सालों में दुनिया के कई देशों में 8 और 10 मीटर व्यास के कई टेलीस्कोप काम करना शुरू कर चुके हैं। अब तो 30 मीटर व्यास हासिल करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में एक सवाल उठता है, 10 मीटर जैसे विशाल टेलीस्कोप के बावजूद आखिर खगोलविद 30 मीटर का सुपर टेलीस्कोप क्यों बनाना चाहते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन लैब
IIAP, बेंगलुरु। This is a 50-inch diameter spherical mirror. This is an f1.45, very short f ratio, which is very difficult to fabricate here. This particular mirror was fabricated in order to test the convex secondary of the Venu Bapu telescope. यह लैब बिल्कुल ही सही स्थान है यह जानने के लिए कि टेलीस्कोप का कांच कैसे तराशा जाता है और उसका काम क्या होता है। वेणु बप्पू टेलीस्कोप का 7.5 फीट का कांच यहीं तैयार किया गया था। A telescope, you can call it as a light bucket. It collects a lot of photons. So, bigger the telescope, more the number of photons it can collect, which will aid the eye in getting the finer and finer details of the sky. प्रकाश दरअसल सूचनाओं का एक पैकेट है। यह अपने साथ अतीत के संदेश लेकर आता है। टेलीस्कोप का काम इस प्रकाश को ही पकड़ना है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी करीब 4 लाख किलोमीटर है। प्रकाश की गति के हिसाब से प्रकाश को चंद्रमा से होकर पृथ्वी तक पहुंचने में 1.25 सेकंड लगते हैं। इसका अर्थ है हमें हमेशा चंद्रमा वैसा दिखता है जैसा वह 1.25 सेकंड पहले रहा होगा। यह संख्या बहुत छोटी लगती है, लेकिन जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाती हैं, प्रकाश का ड्रामा ब्रह्मांड के बारे में एक आश्चर्यजनक खबर लेकर आता है। सूर्य से प्रकाश को हम तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, यानी आकाश में हमेशा हमें 8 मिनट पुराना सूरज ही दिखता है। इस धुंधले से पिंड के बारे में आपका क्या ख्याल है? यह है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, हमारी मंदाकिनी की पड़ोसी निहारिका। यह हमसे 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। जो प्रकाश इससे निकलकर आज हम तक पहुंच रहा है, वह वहां से 25 लाख साल पहले चला था। उतना पहले जबकि हमारे पूर्वज भी धरती पर नहीं थे। आकाश में हम जहां भी देखते हैं, हमें अतीत ही दिखाई पड़ता है, वर्तमान नहीं। दूर अतीत से आता प्रकाश इतना मध्यम होता है कि उसे पकड़ पाने के लिए बड़े से बड़े टेलीस्कोप की दरकार होती है। As we probe deeper into the universe, as we go farther and farther away, the astronomical objects appear very dim and very small. So in order to isolate them, in order to study them, we have to go fainter than what is accessible by the telescopes which are available today, much fainter than what we can access using the 10-meter telescopes. And we have to have a high spatial resolutions, which means we have to see very small portions of the galaxies which are far away. For these things we need a large telescope which can look at small areas of the sky. हमारे ब्रह्मांड का जन्म करीब 13.5 अरब साल पहले एक विस्फोट से हुआ था। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। 13 अरब साल पहले चला प्रकाश अत्यंत मध्यम या फेंट है। 30 मीटर व्यास का कांच तकनीकी रूप से इस प्रकाश को पकड़ने के काबिल है। यह प्रकाश हमें निहारिकाओं, तारों और अपने सौर मंडल के विकास या इवोल्यूशन के बारे में नई बातें बता सकता है। इस टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष की एक और पहेली हल करने का प्रयास किया जाएगा। यह पहेली है डार्क मैटर के बारे में। डार्क मैटर
ऐसा पदार्थ है जो अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। See, the universe as we understand today majorly comprises of what is called as the dark energy. Okay, so it's almost like 70% of the universe is this dark energy and 30% is matter. Now 70% of this 30% of matter is what we call as the dark matter. Basically this is matter from which there is no light emanating. The matter is there, its gravity is being felt, but then we are not seeing it. Okay, so this is generically called as a dark matter. But what is this dark matter actually composed of? So what is the 70% of matter in the universe actually composed of that we are not able to see? Okay, so this is something which is an interesting question which is still not answered. डार्क मैटर की खोज पदार्थ संरचना की हमारी समझ को एक नई दिशा में ले जा सकती है। ऐसी अटकलें भी हैं कि यह पदार्थ बिल्कुल ही नए कणों से बना है जिनका कि अभी हमें ज्ञान ही नहीं है। 30 मीटर के कांच का रेजोल्यूशन बहुत अधिक होगा और यह हमें एक और बड़ी खोज की ओर अग्रसर करेगा। वह है अंतरिक्ष में दूसरी पृथ्वियों की खोज। Everybody asks why we are so special on Earth. It is just sheer coincidence, alignment of our planets, or something else is there. So if it is just pure coincidence or just the way we are positioned from the sun or other planets here, the life existed here, or this is all conducive to the life, then in that case there is every possibility within the galaxy, because having so many stars like our own sun, there must be many systems like our own, and at least in one of the systems is always possibility. No? There is a probability, always exists the probability. So maybe one system like our own sun and our own earth exists, and then in that life may be existing. इस सुपर टेलीस्कोप का ट्रम्प कार्ड 30 मीटर व्यास का कांच है। इस कांच को बना पाना एक टेढ़ी खीर से कम काम नहीं है। आमतौर पर कांच के एक गोल खंड या ब्लैंक को घिसकर टेलीस्कोप का कांच बनाया जाता है। मजबूती की दृष्टि से कांच की मोटाई और व्यास के बीच एक अनुपात बनाया जाता है। इसी अनुपात के कारण आकार बढ़ने के साथ कांच का वजन बेइंतहा बढ़ता जाता है। You see that 2 meter, 2.3 meter. So it's very difficult to have a 30 meter, something like this, in a single mirror. If you want to have a single mirror, it's going to be heavy. And when you want to move the entire thing, different places you have a different sort of thermal expansions, and then gravity, the sagging happens, and also logistic nightmare. How when you make that one, how to even transport it. 30 मीटर टेलीस्कोप बिल्कुल ही नई विधि से बनाया जाएगा। हम उड़ रहे हैं प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप समूह की ओर। इसी समूह की एक चोटी है जिसका नाम है मोनाकी। समुद्र तल से 13,000 फीट ऊंची यह चोटी धरती के मौसम चक्र के बादलों को भी भेद कर ऊपर निकली हुई है। सूखा मौसम और साफ आकाश के कारण मोनाकी एक तरह से दुनिया के बड़े टेलीस्कोपों का घर है। इन्हीं के बीच है टेलीस्कोपों की अनोखी जोड़ी। इनका नाम केक टेलीस्कोप है। वर्तमान में यह दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप हैं। इनके प्राइमरी मिरर या कांच का व्यास 10 मीटर है और इस प्राइमरी मिरर की डिजाइन अपने आप में एक अजूबा है।
यह एक पूरा साबुत कांच नहीं है, बल्कि कांच के अलग अलग खंडों को जोड़कर बनाया गया कांच है। इस प्राइमरी मिरर में लगा हर एक कांच खंड षटकोण आकार का है। 10 मीटर व्यास प्राप्त करने के लिए ऐसे 36 खंडों को आपस में जोड़ा गया है। खंडों से बनी इस डिजाइन को सेगमेंटेड मिरर टेलीस्कोप कहते हैं। इसका फायदा यह है कि खंडों को जोड़ जोड़कर आप बड़े से बड़े कांच की कल्पना कर सकते हैं। 30 मीटर टेलीस्कोप भी एक सेगमेंटेड मिरर टेलीस्कोप होगा। केक से कहीं बड़ा इसमें कांच के 492 खंड लगे होंगे। 5 देशों के संस्थानों और फैक्ट्रियों में इसे रूप देने का काम गति पकड़ चुका है। अवर्सला इंजीनियरिंग, बेंगलुरु, भारत की इस फैक्ट्री में इस समय टेलीस्कोप के एक महत्वपूर्ण अंग सेगमेंट सपोर्ट असेंबली का निर्माण हो रहा है। These are all the parts which were manufactured for TMT project. So that is a segment support assembly. So 3 to 4 years back we received an order for manufacturing of moving frame. So this is a prototype of that moving frame, and those are all the parts for segment assembly. These are all the parts belongs to actuator assembly. सेगमेंट सपोर्ट असेंबली दरअसल धातु का एक आधार है। कांच का एक खंड धातु के तंतुओं के सहारे एक तरह से इसके ऊपर लटका सा रहेगा। कारखाने में इस समय डमी मिरर भी बनाए जा रहे हैं। धातु के बने यह डमी मिरर एक तरह से कांच खंडों का प्रतिरूप ही हैं। इन्हें सपोर्ट असेंबली की क्षमता की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डमी होने के बावजूद इसके निर्माण और जांच के लिए कड़े मापदंड स्थापित किए गए हैं। This SSA project's one critical component is mirror segment. You can see that it is on our CMM. We need to measure accurately. So it is a challenge for manufacturing, at the same time for inspection also. We put it on our surface table. We did some studies. We had a discussion with our team. How to measure it accurately, that is more important. एक कोने से दूसरे कोने तक इस खंड की लंबाई 1.44 मीटर है। जब ऐसे 492 खंड आपस में जुड़ेंगे तो हमें 30 मीटर व्यास की सतह मिलेगी। भारत के वैज्ञानिक इस परियोजना में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह प्रयोगशाला भारत में बनाए जाने वाले पुर्जों की जांच पड़ताल के लिए स्थापित की गई है। प्रयोगशाला में इस समय सेगमेंटेड मिरर टेलीस्कोप से जुड़े एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण पर काम चल रहा है। इसका नाम है एक्चुएटर्स। एक्चुएटर का काम है टेलीस्कोप के प्राइमरी कांच को किसी भी तरह के कंपन से बचाना। When a wind is blowing, the wind pressure is not constant. It keep on varying and it disturbs, it creates disturbances to the mirror. And since wind loading is keep on varying, it has to work in opposite way to nullify this disturbances. So the other requirement, very key requirement, is the vibration generated anywhere in big telescope structure, right? Should not get transmitted to the mirror. Once mirror start vibrating, even it is a few tens of nanometer, that will affect your image quality. And nanometer is very, very small number, right? So the mirror should not jitter, should not vibrate, and this actuator has to take care of.
सेगमेंटेड मिरर टेलीस्कोप में खंडों के बीच एक हल्का सा रिक्त स्थान रहता है। यह डिजाइन का हिस्सा है। टेलीस्कोप के लिए आदर्श स्थिति है जबकि सारे खंड एक समतल या प्लेन में हो। इसे सेगमेंट्स का एक फेज में होना कहते हैं। लेकिन किसी वजह से ऐसी स्थिति बन सकती है जबकि खंडों का समतल या प्लेन विचलित हो जाए। इस विचलन पर निगाह रखने के लिए कांच खंडों के कोनों पर खास किस्म के संवेदक लगे होते हैं जिनका काम खंडों के बीच तल के परिवर्तन पर निगाह रखना है। Sensor gives two signals. One is gap signal, other the height signal. So we can know what is the gap between two segments, but this is not very useful because we are not going to change the gap. Gap will remain same, but it is height which is very important. Any change in the height will again degrade the image quality, and you have to instruct your actuator to get back the segment. And the important thing is that in India we could very successfully prototype the sensors. So these sensors are done by one private company called Goal, Pondicherry. जैसे ही एज सेंसर्स से सूचना मिलती है, एक्चुएटर्स अपने काम में जुट जाते हैं। वह ऊपर और नीचे गति कर सकते हैं और एज सेंसर से मिली जानकारी के आधार पर खंडों को वापस अपने स्थान पर ले आते हैं। हर एक खंड में करीब 6 एज सेंसर्स और 3 एक्चुएटर्स लगेंगे। पूरी संरचना में करीबन 2500 एज सेंसर्स और 1500 एक्चुएटर्स का जाल बिछा होगा। इन्हें कंप्यूटर्स के माध्यम से कंट्रोल किया जाएगा। इतनी सब खूबियों के बाद भी टेलीस्कोप के डिजाइनर्स को एक और प्राकृतिक बाधा पार करनी है। यह बाधा बड़े से बड़े टेलीस्कोप की क्षमता को भी कुंद कर सकती है। कारों की इस रेस में और टेलीस्कोप के अवलोकन में एक समानता है। आखिर तारे क्यों टिमटिमाते दिखते हैं? जरा कारों के पीछे नजर दौड़ाइए। ऐसा लग रहा है मानो हवा हिल रही है। कारों की एग्जॉस्ट से निकल रही गर्म गैसें हवा की गर्म धाराएं पैदा कर रही हैं। पीछे से आती प्रकाश की सीधी किरणें इस गर्म हवा से विचलित हो रही हैं और हमें पीछे का दृश्य विचलित होता नजर आ रहा है। तारे भी इसी वजह से टिमटिमाते दिखते हैं। धरती के वायुमंडल में भी गर्म हवा की धाराएं होती हैं। अंतरिक्ष से आती प्रकाश किरणों को यह विचलित कर देती हैं। इस विचलन से तरंगों का वेव फ्रंट बदल जाता है। इसी वजह से टेलीस्कोप से यह तारे स्पष्ट नजर नहीं आते। इस दोष को सुधारने के लिए अडैप्टिव ऑप्टिक्स नाम की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। रात होते ही मोना की चोटी का आकाश इन रंग बिरंगी लेजर किरणों से आबाद हो जाता है। यह लेजर किरणें उस दिशा में छोड़ी जाती हैं जहां के आकाश को खगोल वैज्ञानिक टेलीस्कोप से देखना चाहते हैं। ऊपर वातावरण में मौजूद कणों को लेजर गर्म कर देती है। वहां एक नकली टिमटिमाता तारा बन जाता है। खगोल शास्त्री देखते हैं कि इस लेजर तारे का वेव फ्रंट कैसा है। इससे उन्हें यह भी पता चलता है कि वायुमंडल के उस भाग से आ रही प्रकाश किरणों में गर्म हवाएं कितना विचलन पैदा कर रही हैं। अब काम आता है इस अद्भुत कांच का। इसकी सतह के रूप को बदला जा सकता है। इसकी सतह पर लेजर तारे के वेव फ्रंट का विपरीत वेव फ्रंट बना दिया जाता है। विपरीत वेव फ्रंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इस तरह विचलित प्रकाश का तरंग दोष सुधर जाता है। हमें वैसी ही किरणें मिलती हैं जैसे कि वायुमंडल में प्रवेश के पहले होती हैं। इस टेक्नोलॉजी को अडैप्टिव ऑप्टिक्स कहते हैं।
यूरेनस ग्रह की इन दोनों तस्वीरों की तुलना कीजिए। इन्हें केक से कुछ समय पहले लिया गया था। पहली धुंधली तस्वीर के समय अडैप्टिव ऑप्टिक्स बंद थी, वहीं दूसरी तस्वीर के समय अडैप्टिव ऑप्टिक्स को चालू रखा गया था। अडैप्टिव ऑप्टिक्स टेलीस्कोप के लिए ऐसी स्थितियां बना देता है मानो वायुमंडल हो ही नहीं। भारतीय वैज्ञानिकों के लिए यह टेलीस्कोप विश्व स्तर के अनुसंधान में भागीदारी का एक अनोखा मौका उपलब्ध कराएगा। न सिर्फ वे विज्ञान के सबसे चुनौतीपूर्ण बौद्धिक सवालों से जूझेंगे, बल्कि इसके निर्माण से मिला अनुभव और टेक्नोलॉजी भारत में विज्ञान को एक नई दिशा में ले जाएगा। – 30 मीटर प्राइमरी कांच के व्यास और अडैप्टिव ऑप्टिक्स के कारण TMT दुनिया का एक अत्यंत शक्तिशाली टेलीस्कोप होगा। जीवन की खोज, ब्रह्मांड का एवोल्यूशन जैसे कई सवाल इसके दायरे में आएंगे। यह अंतरिक्ष की ऐसी छवियां लाएगा जिसकी कि अभी कल्पना करना भी मुश्किल है।